रियलिटी विल नॉट बी शोन ऑन टीवी एंड वो हमारे बिजनेस चैनल्स के लिए भी एग्जैक्टली ट्रुथ है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि यार नहीं इकोनॉमी अच्छी है, सब अच्छा है, नहीं, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। बट यूट्यूब चैनल्स है नहीं ना हमारी फील्ड में ज़्यादा, और ज़्यादातर लोग एनालिसिस करते हैं ना कि रियल बातें करते हैं। उस दिन आपने कैसे मैनेज करा अपनी पोजीशंस को? ये प्रॉफिट में था तो हम लॉस में थे ना। सिंपल है। मतलब ऐसे लेके निकल गए। अगर तुम हर महीने यही सोचोगे कि कल फिर से 800 पॉइंट गिरेगा या 800 पॉइंट बढ़ेगा, तो ऐसे तो ट्रेडिंग ही नहीं होगी तुम्हारी कभी। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. So hi sir, my name is Jasneek and I have been trading from last 3 years. So मेरा क्वेश्चन है वो लक्ष्य सर से है, दैट इज़ कि हम नॉर्मली देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग में जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है, विनिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उसमें लोग ना 2 से 3 लाख तक की कैपिटल यूज़ करते हैं और आप इतना बड़ा कैपिटल के साथ वो ट्रेड करते हो, तो उस टाइम पे आपकी साइकोलॉजी क्या होती है उसको मैनेज करने का, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो, लाइक एल्गोज यूज़ करते हो? मतलब मेरा वो क्वेश्चन है कि आप इतना बड़ा कैपिटल कैसे मैनेज करते हो? तो देखो, ऑप्शन बाइंग में सिंपल सी चीज़ है कि कैपिटल कितना जा सकता है इसकी रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। कि अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या जो भी करना चाहते हो, कितने कैपिटल को डिप्लॉय करने में आपको प्राइसिंग, मतलब जब आप बाय कर रहे हो तो प्राइस मूव हो जाते हैं उतने में। 10 लाख 15 लाख से ये शुरू आपको इम्पैक्ट दिखने लगेगा, यार जैसे ही मैंने बाइंग डाला वो तो प्राइस भग गया। अब मैं 20 रुपए के लिए बैठा ही था, 10 रुपए ऊपर चल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है जब आप बड़े कैपिटल में। तो मैंने ये देखा कि एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि मैं कोई एज ए इंस्टीट्यूशन नहीं, एज ए इंडिविजुअल ट्रेड करता हूँ, तो मेरा जो नॉर्मल क्वांटिटी होता है 30 40 50,000 तक जाता है। मतलब 1 लाख क्वांटिटी तक भी गया है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आई हैव रिड्यूस्ड, एज आई सेड, कि ऑप्शन बाइंग में मैं बहुत ज़्यादा वो क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा उसके, क्योंकि क्वांटिटी के इम्पैक्ट्स जो थे मुझे परेशान कर रहे थे। दूसरी चीज़ है, मैं जब एंट्री लेता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ बिफोर आई एंटर। आई हैव टू बी श्योर कि आई एम नॉट पिकिंग स्मॉल मूव। मैं छोटे मूव के लिए एनालिसिस नहीं करता। मैं ये बोलूँगा यहाँ से टॉप है या यहाँ से बॉटम है, और वो टॉप बॉटम के बाद निफ्टी 200 पॉइंट 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी 500 700 पॉइंट देगा या नहीं देगा। अगर वो है प्रोबेबिलिटी तो ही मैं एंटर करता हूँ, क्योंकि मुझे इम्पैक्ट ही 10 रुपये का मिल रहा है एंट्री में, तो मुझे टारगेट कम से कम 50 50 70 रुपीज़ का तो मिलना चाहिए। 10 15 20% तभी बनाऊंगा मैं। तो व्हेन आई एंटर, आई डोंट एंटर ऑल टुगेदर। लाइक अगर मेरे पास 50 लाख का कैपिटल है या 1 CR का है, तो मैं पहले 30 लाख का लूँगा, और मैं 30 लैक्स में ही अगर प्रॉफिट में आ गया 5 लाख 8 लाख मैं बुक कर लूँगा, दैट इज़ डन। बट अगर मेरी 30 लाख की ट्रेड में डिके का और समय बिता रहा है, जैसे रेंज बाउंड मार्केट है, वो किसी को कुछ नहीं, वो परेशान कर रहा है। हो सकता है इनको थोड़ी देर के लिए खुशी दे रहा है, लेकिन अगर वो रेंज बाउंड है तो उसके बाद ही मूव आएगा, और आएगा तो बढ़ाएगा। और वो रेंज बाउंड हो सकता है 2 दिन चले, कई बार तो हफ्ते भर रेंज बाउंड रहता है मार्केट। तो ये रिस्क है एक, जो मैंने देखा है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अगर वो रेंज बाउंड है तो मैं मैक्सिमम 1 आवर से 1.5 आवर वेट करता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर डिके का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं क्वांटिटी तभी बढ़ाता हूँ जब मुझे लगता है कि ब्रेकआउट मेरा कंफर्मेशन आने वाला है, क्योंकि मार्केट विल ऑलवेज स्टार्ट झटका मारना शुरू करता है। बड़े कैंडल्स बनते हैं जस्ट बिफोर द डायरेक्शन। वो बड़े कैंडल्स ज़रूरी नहीं है कि जो पहला बड़ा कैंडल ग्रीन बना तो ऊपर ही जाने वाला होगा। ऑलवेज रिमेंबर, आजकल क्या होता है, इफ़ गिरना होगा ना तो उससे पहले झटके ग्रीन मारेगा और एक स्पाइक मारेगा और फिर उसके बाद गिराएंगे। इसी तरीके से तो ये सब चीज़ें जो है हमने नेकेड प्राइस एक्शन को देख के सीखी है कि भाई डोंट ट्रस्ट द फर्स्ट कैंडल, डोंट ट्रस्ट 2 कैंडल्स, ट्रस्ट ओनली व्हेन रियली एक ब्रेकआउट हो गया है। 15 मिनट्स के कैंडल के क्लस्टर बनाता हूँ, उसमें देखता हूँ कि कौन सा कैंडल ज़्यादा रिलायबल लग रहा है, और रेंज ब्रेकआउट के साइंस होते हैं। जैसे हम वो अपना एक कहते हैं ना कि हमारी नज़र में बैठा हुआ है कि यार इस तरीके से हम देखते हैं, यार नहीं यार ये पक्का ब्लफ कर रहा है कि टेक्निकल है। जैसे बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड के लोअर बॉलिंजर बैंड में वो डेली के लोअर पे है, आवरली के भी लोअर पे है, वीक है फॉर श्योर क्योंकि ऊपर से नीचे आया है, लेकिन नीचे जाने में उसको ज़्यादा दिक्कत लग रही है, और वो नीचे जा भी रहा है तो प्रीमियम पुट के बढ़ नहीं रहे। 2 साइंस मिल गए मेरे को, तो मैं पुट तो नहीं लूँगा ना। अब कॉल लूँगा नहीं लूँगा वो तभी लूँगा जब मुझे लगेगा कि यार ये, अब मेरे को ये डिसाइड हो गया मुझे कॉल लेना है, अगले 1 घंटे 2 घंटे जितने भी टाइम वेट करना पड़ेगा। अभी मैंने पोजीशन नहीं लिया, तो वंस आई गेट द साइन कि यार हाँ, पुट इज डिकेइंग फास्टर देन इट इज गिविंग द मनी, लाइक 50 पॉइंट का डिप आया, पुट भागा नहीं, बाउंस आया, पुट गिर गया। तो ये दिख रहा है क्लियरली कि somebody is trying to sell the puts at this price because it is technically
द प्लेस जहाँ पे हमें कॉल बाय करना चाहिए। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है एज ए ऑप्शन बायर। तो क्वांटिटी बड़ी है तब तो डबल सोचना पड़ता है, और हो सकता है मैं घंटे 1.5 घंटे सिर्फ यही देख रहा हूँ कि साइंस तो दो मुझे कुछ। तो ऑप्शन प्रीमियम से साइन लेता हूँ, प्राइस एक्शन से साइन लेता हूँ। ओवरबॉट ओवरसोल्ड टेरिटरी आर द बेस्ट फॉर ऑप्शन बायर्स। बीच में मिडल बॉलिंजर 20 SMA या 21 EMA क्रॉस ओवर जो नीचे से ऊपर है ऊपर से नीचे, दैट इज़ अ फ्लिपिंग पॉइंट। मतलब कि अगर हम नीचे से आ रहे थे और मिड 21 EMA पे स्ट्रगल हुआ और स्ट्रगल के बाद अगर हम ऊपर गए तो वी विल एक्सप्लोड, बिकॉज हम ओवरसोल्ड से नहीं आ रहे, हम ओवरसोल्ड से ऑलरेडी मिडिल पे आ गए हैं और मिडिल पे ऑलरेडी जो सेलर था वो नर्वस है एंड ही इज थिंकिंग कि मैं जीत लूंगा। लेकिन अगर वो 21 EMA टूट गया तो मार्केट एक्सप्लोड्स बिकॉज ही जस्ट एग्जिट्स ऑल। जैसे एल्गोस ट्रिगर हो, काटनी पड़ेगी तो मशीनें काटेंगी तो फटेगा। तो समथिंग लाइक दैट आई थिंक, एंड पोजीशन में 2-3 बार में एंट्री करता हूँ। ठीक है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिस्टर रियांश सर से है। दैट इज़ कि हम लोग ये देखते हैं कि एक सिस्टमेटिक ट्रेडर है, जैसे मैं भी अपना एक सिस्टम बना के ट्रेड करता हूँ, बट आजकल की मार्केट में हर सिस्टम 2-3 महीने के बाद ख़राब हो जाता है। ठीक है, उस टाइम पे मतलब हमें अपने सिस्टम्स के साथ स्टक रहना चाहिए या फिर ट्वीक करते रहना चाहिए? इसमें मैं यही बोलूँगा कि पहले बात तो बेस जानना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। जैसे सबका एक बेस होता है, लक्ष्य भाई का बेस हो गया कि वो एक्सट्रीम जगहों पे ही पोजीशन बनाते हैं कि उनको एक लंबा स्ट्रेच मिल सके प्रॉफिट कमाने का। सिमिलरली जैसे मैं हो गया और सर हो गए, सब ने बोला कि हम स्ट्रैंगल बेच रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ 70 से 80% जो स्ट्रेटजीज हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर की अगर मैं बात करूँ, सब स्ट्रैंगल से बनी है। 70-80% क्या बोलूँ, 100%, क्योंकि अंत में तो आप कॉल पुट बेच ही रहे हो ना। और फिर उसमें आप चाहे जो मर्जी जोड़ दो, ये हैश जोड़ दो, ये जोड़ दो, 2 लेग जोड़ दो, कैलेंडर बना दो, अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली आपने स्ट्रैंगल बेच रखा है। तो मैं बोलूँगा कि जो बेस है ना उसको सेम रखो, बट कुछ ट्वीक्स हमेशा इंपॉर्टेंट है 2 से 4 महीने के बीच में, क्योंकि मार्केट भी तो बदल रही है ना। अगर मार्केट का रेजिम बदल रहा है तो आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा स्ट्रेटजी में भी, बट अपने बेस को मत हिलाओ। ऐसा मत करो कि यार आपने 1 साल ट्रेडिंग करी थी कि आपने 100 रुपये के प्रीमियम्स बेचे और उसी से अच्छा कमाया था, सब बढ़िया किया, उसके बाद आप आ गए कि आपको ना कोई अच्छा यूट्यूबर मिल गया और आपको लग रहा है कि यार वो तो बहुत बड़े पैसे बना रहा है लेकिन 500 रुपये के प्रीमियम बेच रहा है, आप सीधा कूद गए 500 रुपये के प्रीमियम बेचने, आप अपना सब खो दोगे। आप अपने बेस को चेंज किए बिना उसमें ट्वीक लाओ, आप मार्केट के हिसाब से चेंज करो। हो सकता है देखो जैसे मैं बताऊं, अब वो मार्केट जा चुका है जिसमें आप ये लगाते हो कि 100 रुपये की चीज़ बेचूंगा और 25% एसएल लगा दूंगा कॉल और पुट में और बल्ले बल्ले, ये नहीं होने वाला। अब वो ज़माना जा चुका है, अब आपको मार्केट को बफर देने का ज़माना आ गया है। मार्केट को घूमने का बफर दो। अगर आपकी पोजीशन ऐसी है कि वो मार्केट के थोड़े बहुत स्पाइक झेल सकती है तो आप ज़्यादा दिन टिकोगे मार्केट में। तो अब उसके लिए मैंने क्या चेंज किया था, फर्स्ट टाइम मैंने चेंज किया था कि मैं लेग्स के ऊपर से ऐसे हटा दिए थे। मैंने मेन पोजीशन पे मतलब MTM पे ऐसे लगाना शुरू किए। फिर कुछ टाइम पे वो भी फिजल आउट होने लगे तो हेजेस के बेसिस पे MTM को डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चेंजेस इंपॉर्टेंट है, बट बेस चेंज नहीं हुआ। तो आपको मार्केट को सांस लेने को, अपने आप को सांस लेने के लिए आपको जगह देनी पड़ेगी। तो ये 920 स्ट्रेडल और ये सब बहुत चलता था 1921 में और 22 के, अब क्या हाल है, वो नहीं चल सकता क्योंकि मार्केट ये 100 रुपये के प्रीमियम 125 जाने में कितना टाइम लगाएगा, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, तो उतने में उसका ऐसे लगेगा ट्रेड पूरी खराब, यू आर गॉन। इसका आप वो ढूंढते रहो कि क्या ऑप्शन है और इनको कुछ सही करने के, बट बेस चेंज नहीं है, स्ट्रैंगल वहीं का वहीं है। हेलो, माय नेम इज़ केशव छाबड़ा। सो माय क्वेश्चन टू लक्ष्य सर। सर, अभी जैसे हमने आपके इंट्रो में भी इन्होंने दिया था कि यू हैव अचीव 2 करोड़ प्रॉफिट रिसेंटली ऑन इलेक्शन डे, एंड मैंने आपकी वीडियोस में भी सुना था कि आपने काफ़ी डिटेल तक जाके एनालिसिस किया था कि किस स्टेट में कितनी सीट्स किसको आने वाली है, और मतलब आई थिंक आपने कुछ एक्सेल भी उसका ट्रैक किया था। तो वो कैसे आपके एक्सपीरियंस से आया उसमें, या आपने मतलब उस पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, मतलब हम वो चीज़ कैसे आप उस लेवल तक इतने डिटेल तक पहुँचे कि यू आर एबल टू एनालाइज कि नहीं अब मार्केट यहाँ बिल्कुल टॉप पर है, और जो मेरा एनालिसिस कह रहा है वो कह रहा है कि बीजेपी की इतनी सीट्स नहीं आएगी, एंड देन हाउ यू प्लान टू टेक द पुट पोजीशंस बिफोर द इलेक्शन डे। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए। देखो, 2 चीज़ें हैं। आई हैव बीन ए पीपल्स पर्सन, हमेशा मैं लोगों से घिरा रहता हूँ, एंड आई वॉच देयर बिहेवियर एंड देयर वर्ड्स। तो व्हेन द वर्ड्स डज नॉट मैच बिहेवियर ऑफ समबडी, देयर इज समथिंग रॉन्ग, एंड इट वाज वेरी क्लियर दैट द गवर्नमेंट वाज नर्वस, बट दे वर ट्राइंग टू शो कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो जब ऐसी चीज़ें हुई, एंड देन देयर आर मेनी पोलस्टर्स
तो पोलस्टर्स को जब आप देखते हो एक एक बन जाता है व्यू धीरे धीरे देखते देखते बातें सुनते सुनते। तो मैं 1 महीने से यही देख रहा था एंड मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा पॉलिटिक्स में रहता है हमेशा। पॉलिटिक्स में जाने का नहीं, पॉलिटिशियंस के बिहेवियर्स और उनकी बातें और उनके विजन को सुनने का, समझने का। और मेरा व्यू नहीं रहता कि कौन अच्छा कौन बुरा, लेकिन मेरा व्यू हमेशा ये रहता है कि कौन पॉजिटिव क्या बोल रहा है, कौन नेगेटिव क्या बोल रहा है। और पॉजिटिव्स को लेके, क्योंकि वो तो हमारे बारे में ही होने वाली है ना चीज़ें। जैसे हमने कहा था कि भाई टैक्स कम होगा आज से 15 साल पहले, और टैक्सेस कम होंगे, रेट्स कम होंगे, इन्फ्लेशन डाउन जाएगा, तो वो हमारे इंटरेस्ट में था, राइट। तो हमने गवर्नमेंट को लाया। तो इसी तरीके से मेरा विजन हमेशा रहता है कि मैं कोशिश करूँ समझने की कि हमारे देश में चल क्या रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट हैज़ नॉट एक्नॉलेज्ड कि वी आर इन अ स्लो डाउन, बट द मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे वाला इंसान स्लो डाउन से भी बदतर हालत झेल रहा है। दिस इज ट्रुथ, क्योंकि हम भी गांव वाले हैं। बस ये है कि भूखा कोई नहीं मरेगा, क्योंकि खाना अनाज मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बट लोगों को काम करवाना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें मैं ट्रैक करता हूँ, तो आई एम लाइक ऑलवेज कनेक्टेड, दिल से मेरा कनेक्शन रहता है चीज़ों से। तो मैं जब बातें सुन रहा था तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं यार, ये जीतने वाला इंसान ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन दूसरी साइड जो नहीं जीतने वाला है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट। और फिर पोलस्टर्स के पोल, दसों लोगों की बातें, दुनिया भर की चीज़ें, और बहुत सारे लोग ग्राउंड लेवल पे जर्नलिज्म करते हैं, उनकी बातें भी सुनना पड़ता है। तो मैं बहुत देखता था, बहुत सारे सीरियल, बिकॉज उस टाइम तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल थे। टीवी नहीं देखता था। द ओनली थिंग आई वॉज नॉट वॉचिंग वॉज टीवी। आई थिंक दैट वॉज द रीज़न आई वॉज बिलीविंग कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। जो टीवी देख रहे थे वो एग्जिट पोल वाले दिन उन्होंने पैसा बनाया, और जो टीवी नहीं देख रहे थे उन्होंने उस दिन बनाया, जो अगला दिन था जब रियल रिजल्ट्स आए। तो दैट इज़ द डिफरेंस कि रियलिटी विल नॉट बी शोन ऑन टीवी, एंड वो हमारे बिजनेस चैनल्स के लिए भी एग्जैक्टली ट्रुथ है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि यार नहीं, इकोनॉमी अच्छी है, सब अच्छा है, नहीं, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। बट यूट्यूब चैनल्स है नहीं ना हमारी फील्ड में ज़्यादा, और ज़्यादातर लोग एनालिसिस करते हैं, ना कि रियल बातें करते हैं। और मैं कई बार करता हूँ ये बातें, जो चीज़ें हैं, लेकिन लोग बोलते रहे क्या बात कर रहा है, कुछ भी, अभी जीडीपी आया इतना बढ़िया चल रहा है, क्या बात कर रहा है। लेकिन चुनाव वाले दिन भी तो यही हुआ। 2020 में जस्ट कोविड के पहले मैंने, तब मेरा चैनल शुरू का था, मैंने कहा यार टेक्निकली देयर इज़ ए डाइवर्जेंस इन द मार्केट, एंड आई थिंक समथिंग बैड विल हैपन आफ्टर बजट। और बजट में, ये मेरा व्यू है, आप जाके आज भी 2020 के वीडियो देखो, आई सेड क्लियरली, क्योंकि सारे जो स्टॉक्स थे ना, दे वर हैविंग वीकली में बियरिश डाइवर्जेंस फॉर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। तो कुछ बड़ा उसको ट्रिगर चाहिए था। अभी भी सेम है, कुछ ट्रिगर आएगा, वो हमें नहीं पता क्या होगा, एंड बिकॉज वी हैव स्ट्रेस्ड सो मच अप, द रिट्रेसमेंट विल ऑल्सो बी ह्यूज, मतलब 25-30%, उससे कम नहीं होगा। तो दैट्स हाउ आई एनालाइज। तो ये सब चीज़ें जो, और पोजीशन लेने की बात है, दुनिया में बहुत शोर था, मतलब आप सोचो कि इतने शोर के बाद भी अगर पोजीशन मैं होल्ड करता हूँ, तो इट इज़ माई बिलीफ। तो मैं, देखो, आई केम फ्रॉम जीरो, जाऊँगा तो जीरो, कर्जा लिया नहीं मैंने, बैंक लोन देते नहीं, सिबिल खराब है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ बैंक तो मेरे से हाथ पैर जोड़ते हैं कि रखे रहो पैसा, हमारा बैंक, क्योंकि बोलता है ना, बाकी सारों ने तो डाल दिया है हमने नहीं डाला है, तो बोलते हैं सर प्लीज़ रखे रहिएगा, मंथ एंड है, क्वार्टर एंड है, ईयर एंड है। मैंने कहा ठीक है, नो वरीज। तो पॉइंट इज कि व्हेन यू नो द रियलिटी, जैसे बैंकिंग के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पीएसयू के बारे में मेरा क्लियर व्यू था कि पीएसयू बैंक्स विल बी द वर्स्ट डूइंग बैंक्स इन द रिसेशन एंड स्लोअर इकोनॉमी। वो आ रही है, आप देखो पहले ही बैंक गिर चुके हैं। ये मैंने चुनाव के टाइम बोला था कि पीएसयू सेक्टर से निकल जाओ, पूरी हवा है। वो शिपिंग कंपनीज, क्या हुआ, सारे 5,000 में खरीदे हैं, 3,000 में रो रहे हैं। तो रियलिटी देखो, लोगों को समझ में आती है, लेकिन लोग ना नहीं उसको एक्सेप्ट करना चाहते। अपनी रियलिटी जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स माय व्यू ऑलवेज। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मेरे नज़रिए, यूट्यूब चैनल क्यों खोलते हैं, टीवी चैनल लोग नहीं देखना चाहते, इसलिए ना हम खोले हैं, और वो बोलें जो वो नहीं बोलते हैं, और वो चीज़ जो सच है तो मैं वही बोलता हूँ। तो मेरा व्यू हमेशा वही रहेगा, आज भी है, हमेशा है। मैं जिस दिन चैनल बंद कर दूंगा उसी दिन मैं नहीं बोलूंगा सच टीवी पे, लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं ऐसा ही हूँ। तो आई ऑलवेज टॉक व्हाट आई फील इज राइट, व्हाट आई ऑब्जर्व, एंड इफ इट वर्क्स वेल एंड गुड। और पिछले मतलब आज से 1.5 साल पहले कई टॉप बने, मैंने ऑलमोस्ट 10 में से 8 टॉप पकड़े थे। दैट डे आई ट्वीटेड एंड इट वाज द टॉप। अभी मार्केट में इतना पैसा आ गया, 10 करोड़ डीमेट खुल गए, तो हमारे बस में नहीं है अब, ज़्यादा जा ही जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन वाला टॉप था, और कई सारे ऐसे इंस्टेंस थे विच आई पिक्ड।
सो आई एम हैप्पी अबाउट कि चीज़ें काम की, जिसने बिलीव किया, बट बहुत कम लोग थे जिन पे, और फिर उठ गया तो लोग बोले फिर चिढ़ाने लगे कि अरे देखो फिर उठ गया। तो मैंने कहा टेंशन मतलब जो चिढ़ा रहे हैं वही अगले वाले के लिए तैयार हो जाओ, मेरा क्या जाएगा। लोग रीड नहीं करते ना, जैसे पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं 4 तारीख को स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, अभी से पैसा लगा दो। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट इलेक्शन के टाइम पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर एक दिन पहले गैप अप हुआ है तो मतलब गेम हो चुका है। अब आपको रेडी रहना है कि अब ये कटेगा कैसे। अगले दिन वही हुआ, मार्केट इतनी रेड। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, फिर से पॉलिटिशियन को अपना बिलीफ लाना था ना कि ये जो इतने कम सीटें मिली, हमें इसका बिलीफ वापस से मार्केट में लाना है कि कोई डर नहीं रहा है। उससे आई ग्रीन कैंडल, अब पॉजिटिव आ गया कि नहीं मतलब सब मोदी जी का सब सही चल रहा है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ना अब इन्वॉल्व कर दी गई हैं, स्टॉक मार्केट को, बिजनेस को और पॉलिटिक्स को एक साथ इन्वॉल्व कर दिया गया है, और सबको साथ में लेके चलने का एक सीजन चल रहा है, और वो चलता ही रहेगा अभी जब तक चीज़ें सही है। जिस दिन सब गिरेगा ना और लोग त्रास हो जाएंगे कि यार अब किसी पे पैसा ही नहीं बचा है, रिसेशन बिल्कुल आ जाएगा, उस दिन लोग रियलिटी ज़्यादा बोलना शुरू करेंगे। उस दिन आपने कैसे मैनेज करा अपनी पोजीशंस को? ये प्रॉफिट में था तो हम लॉस में थे ना। सिंपल है, मतलब ऐसे लेके निकल गए। ऐसे लेके निकल गए। मेरा देखो सिंपल है कि 1% ऑफ कैपिटल गॉन, आई एम आउट। उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास। लोग ये सीखने में 2-4 साल लगा देते हैं, तब तक 2-4 बार कैपिटल उड़ जाता है, 2-4 कर्जे हो जाते हैं, फिर स्टॉक मार्केट गलत है। तो अपने आप को हम शीशा नहीं देखना चाहते, ये थोड़ी गलतियाँ करते हैं मार्केट में लोग। अच्छा, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ दिन पहले 12 सितंबर को निफ्टी ने 2:30 बजे जो मूव किया, तो हम अभी ये भी डिस्कस कर रहे थे कि 12-1 बजे तक जो प्रीमियम खा के निकल जाओ। बट मैंने उस दिन ये ऑब्जर्व करा कि जो प्रीमियम आपका 9:15 बजे था, उससे ज़्यादा प्रीमियम आपका 11 साढ़े 11 बजे था। मतलब स्ट्रेडल पे अगर हम स्ट्रेडल का प्रीमियम देख रहे थे 11 साढ़े 11 बजे उससे ज़्यादा प्रीमियम था। तो मैंने वहाँ पे पोजीशन और ऐड कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि भैया ये तो अभी प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर चला गया तो अब नीचे आएगा। वो जो प्रीमियम खाई थी वो खाई थी 12:30 से 2 बजे के ही बीच में, सिर्फ 1-1.5 घंटे में जितनी जो खाई थी वो ऑलमोस्ट 1% आपका आ चुका था। आइडियली किसी का टारगेट 1% होगा तो वो निकल भी जाएगा, बट ऐसा लग रहा था कि अब तो ये साइडवेज है। तो जितना प्रीमियम बचा है अगर तुम इसको इसमें कैलकुलेट करके ऐड कर दोगे तुम्हारा 2% निकल जाएगा, तो चलो बैठे रहो। और वो एक मूव फिर आपको +1% से माइनस फ्यू % ले जाता है। करेक्ट है। अब देखो क्या है ना कि पहला तो हमें ये एक चीज़ दिल में माननी पड़ेगी कि हम हर चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपके पास कुछ खामियां हैं जिन्हें आप हर जगह सॉल्व नहीं कर सकते। आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है आप उसको उसमें सॉल्व नहीं कर सकते। आपको उसमें रिस्क मैनेज करना पड़ता है। आपको उसमें 10 बार की चीज़ एक बार में कमानी पड़ती है बाइंग में, तब जाके आप अगले 5 एसएल ले पाओगे। सेलिंग में आपको जो ये स्पाइक्स आ रहे हैं ना, इनको झेलना पड़ेगा, आप इससे आउट नहीं हो सकते। बट आप ये सोचो कि आप अपना ट्रेडिंग का स्टाइल बदलो। जैसे लक्ष्य भाई ने बोला कि एक्सट्रीम पोजीशन से अगर बाइंग की पोजीशन बन सकती है तो क्या सेलिंग की नहीं बन सकती? बनती है। लोग बनाते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम 400 पॉइंट कमाएं। तो वो 400 पॉइंट कमाने के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आप सेलिंग में अभी थोड़ा सा भी प्रोफेशनल हो गए हो या 1-2 सालों से कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा ना चार्ट के साथ अलाइन कर दो अपनी ट्रेडिंग को। वो भूल जाओ कि अब 40-40 का बेच के छोड़ देंगे, चार्ट देख ही नहीं रहे। चार्ट के साथ थोड़ा सा अलाइन करोगे ना तो आपको बेटर प्रीमियम्स, बेटर पोजीशन बनाने को मिलेंगी। अब आप अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूंगा तो आपका चार्टिंग वो क्या है परफॉर्मेंस, मतलब आप कितनी बार जो आपने सोचा है वो होता है? मतलब 50-60% नॉट। मतलब मैं हाँ। मैं मान के चलता हूँ 60%। ये हाँ, यूजुअल हाँ, होता है हाँ कि जी। हम चार्ट रीडिंग में 60% सही होते हैं। तो 60% अगर आप सही हो और आप डेल्टा के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आप 40 रुपये का ना बेच के ना एक्चुअली में एट द मनी ये 250-300 रुपये वाला बेच रहे हो, तो अगर आप 60% सही रहोगे ना और 250-300 का बेच के आपका एसएल 70 रुपये ही था, तो आपका इक्विटी कर्व ज़्यादा बेटर होगा 40 वाले से। आप ये स्पाइक भी झेलने की ताकत रखोगे। मैं ये बोलता हूँ ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैंने ये ट्रेड बनाई और ऐसा कोई ब्लैक सॉन इवेंट आ गया तो मैं तो बिल्कुल आउट हो जाऊंगा मार्केट से। मैं ये बोलता हूँ कि ब्लैक सॉन आने के पहले जो 12 महीने अच्छे थे उसमें पैसा कमाया है क्या? अगर कमाया होगा तभी तो ब्लैक सॉन में झेलोगे। अगर तुम हर महीने यही सोचोगे कि कल फिर से 800 पॉइंट गिरेगा या 800 पॉइंट बढ़ेगा, तो ऐसे तो ट्रेडिंग ही नहीं होगी तुम्हारी कभी। तो पहले वो 1.5 साल कमाओ तब जाके, क्योंकि देखो अगर ऐसा कोई मूवमेंट आता है बड़ा 25% डाउन का या कुछ भी, तो ये भी 3-4 सालों में आता है। तो अगर तुम 3-4 सालों में भी यही सोच रहे हो कि आ गया है तो ट्रेडिंग कभी नहीं होने वाली। मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी 60% लोग हैं जो अभी इसी सोच में है कि कोविड जैसा मार्च फिर से आ जाएगा अगले महीने। हर अगले महीने यही सोचते हैं कि जो मैंने अभी ट्रेड बनाई है कल फिर खराब हो जाएगी। ये सोचते सोचते 4 साल गुजर गए और इसमें किसी ने कुछ नहीं कमाया। तो अब वो फिर से जब नया आएगा तो फिर से रोएंगे। तो मैं ये बोलता हूँ यार कि कुछ ट्राई करो फिर रो।
वो देने के लिए रेडी रहो, और देने के लिए रेडी के लिए पहले आप 100% कमा लो, फिर उससे अगर एक बार में आपका 15% चला भी गया तो क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा साइकोलॉजी ट्रेडिंग की।